नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान में जो घटना हुई पिछले 2-3 दिन में, जो पाकिस्तान में चल रहा है और ख़ास तौर से पाकिस्तान की असेंबली में, नेशनल असेंबली में जो घटनाक्रम हुआ, वो पाकिस्तान के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे याद आता है 1958 1958 में ऐसी ही एक और घटना पाकिस्तान में हुई थी और परिणाम निकला था कि 1971 में पाकिस्तान टूट गया था। पूरी घटना बताऊंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक ग्रुप, जो कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस समय भिखमंगा हो चुका है, पाकिस्तान की सरकार भीख मांगने की कोशिश कर रही है संसार भर से। हालांकि भारत का ऐसा मानना है कि कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। अपने आप को इतना खुददार बना लो कि भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े और भीख ना मांगनी पड़े और ईश्वर आपकी मदद करे। तो भिखारी पाकिस्तान के लोगों ने एक एनजीओ खोली अमेरिका में, और उस अमेरिकन एनजीओ का कल खुलासा हुआ, वो पकड़ आई। और मज़े की बात यह है कि उस अमेरिकन एनजीओ ने जो वसूली करी वो हिंदुस्तान के नाम से करी। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस स्तर पर खेल रहा है, और हिंदुस्तान से वसूली, हिंदुस्तान के नाम से वसूली करके जो उसने पैसा भेजा वो पाकिस्तान के उन ग्रुप्स को भेजा जिनको सप्लाई, जिनकी मदद पाकिस्तान सरकार करती है। यानी कि जो पाकिस्तान सरकार ने जिन चीज़ों को चलाने का जिम्मा अपने सिर ले रखा है, लेकिन इस समय वर्ल्ड वाइड सिनेरियो जो चल रहा है उस सिनेरियो के मातहत वो नहीं चला पा रहा है। इसलिए, या उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए अमेरिकन मदद बंद हो गई है, वर्ल्ड की मदद बंद हो गई, और ख़ुद तो वो कुछ उगाता नहीं है। वो कंपेयर करता है इस्लामिक कंट्रियों से, और इस्लामिक कंट्रियों में तो अल्लाह ने तेल दे रखा है, तो वो तो तेल निकालते हैं और बेच लेते हैं। वो असली मुसलमान हैं, उनको अल्लाह ने तेल दे रखा है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ना ही तेल किसी ने दे रखा है और ना ही किसी ने जामुन और कुछ और दे रखा है। तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चले? पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी आतंकवाद पैदा करके, आतंकवाद की खेती करके और आतंकवादियों के ग्रुप तैयार करके, चाहे वो अफ़गानिस्तान के लिए तैयार किए हों, चाहे किन्हीं और कंट्रियों में आतंकवाद फैलाने के लिए तैयार किए गए हों, या जो भी पाकिस्तान ने विचार किया हो, जो भी पाकिस्तान कर रहा हो, कुल मिलाकर पाकिस्तान आतंकवादी तैयार कर रहा था और उसकी फसल कर रहा था। उसी फसल में से कुछ हिस्सा वो और तैयार करता और हिंदुस्तान की तरफ, जो उसका बचपन का ख्वाब है, बचपन का ख्वाब मतलब जब पाकिस्तान पैदा हुआ था, पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में था, तभी जिन्ना के मन में हिंदुस्तान को फतेह करना और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना और हिंदुस्तान पर मुगलिया शासन लाना, इस उद्देश्य से ही पाकिस्तान बना था। वो जो उसने जन्म से पहले सीखा था, वो करने के लिए जब फसल हो ही रही है और घर में खेती हो रही है आतंकवाद की, तो क्यों ना उस फसल का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाना और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना, हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को भी इस्लाम के नाम से, फर्जी इस्लाम के नाम से बरगलाना, नकली मुसलमानों के नाम से बरगलाना और उनको भारत में तैयार करना भारत विरोधी गतिविधियां करने के लिए, ये सब पाकिस्तान लगातार करता रहा। अब जो दो घटनाएं हुई उनकी पूरी चर्चा सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको एक हिस्टोरिकल मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। और हिस्ट्री के साथ अगर आज के सिनेरियो को आप जोड़ेंगे और आज के परिदृश्य के पाकिस्तान के जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हकीकत में पाकिस्तान अब किस प्रकार टूटने वाला है। हम लोग कुछ कहते हैं घटनाएं खुद में बोलती हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद में दोहराया जाता है। तो क्या 1971 का इतिहास पाकिस्तान का दोहराने वाला है? इसीलिए वैसी ही घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं जो 1971 के विभाजन से, पाकिस्तान के विभाजन से पहले शुरू हुई थी। हालांकि हिंदुस्तान में भी 1947 से पहले वैसी ही घटनाएं शुरू हुई थी जिससे पाकिस्तान बना था, और फिर बांग्लादेश को लेकर या अब ईस्ट पाकिस्तान को लेकर भी वही घटनाएं शुरू हुई। उसका नतीजा निकला कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, और अब नेशनल असेंबली में कल वही घटनाएं हुई जो घटनाएं 1958 में और 1968 में हुई थी।
पहली घटना अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एक एनजीओ जिसने भारत के ये जो तथाकथित सेकुलरिस्ट थे या भारत की जो मीडिया थी, मैंने लगातार उस पर आपको बताया कि हिंदुस्तान को बदनाम करने का एक बहुत भारी प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैंने उस पर पूरा रिपोर्टिंग किया था कि इन कंपैरिजन यूएस के अगर इन कंपैरिजन करेंगे तो यूएस से लगभग मैं कहूँ कि 15% भारत में लोगों की डेथ हुई। भारत से लगभग 6 गुना या 5 गुना यूएस में लोग मरे, क्योंकि हमारी आबादी 135 करोड़ है और उनकी आबादी सिर्फ 30 करोड़ है। 30 करोड़ में 9 से 10 लाख लोग मरे और 135 करोड़ की आबादी में 3 लाख 3.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ की मीडिया ने, हमारे यहाँ के सेकुलरिस्ट तथाकथित सेकुलरिस्टों ने, और जो जिनको लोग लिबरांडू कहते हैं, मेरे लिए शब्द वो अच्छा नहीं है, लेकिन जिसको तथाकथित जो लिबरल अपने आप को कहते हैं, अर्बन नक्सल्स जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उन्होंने वो हंगामा करना शुरू किया और उनकी मदद करने वालों में ट्विटर और फेसबुक था, जिसने उन मैसेज को स्प्रेड आउट करना शुरू किया और वर्ल्ड वाइड भारत को बदनाम करना शुरू किया। इस ऑक्सीजन प्रकरण में या एपिडेमिक के प्रकरण में जो भारत की बदनामी हुई और ये लगा कि भारत बिल्कुल नीड़ छीड़ स्थिति में जा रहा है, भारत अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं। अमेरिका में कुछ लोगों ने इंडियन अमेरिकन से अप्रोच करना शुरू किया और ये कहा कि भारत में जो ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए मदद भेजनी है, भारत में जो एपिडेमिक से मर रहे हैं उनके लिए मदद भेजनी है, और भारत में जो और चीज़ें चाहिए, रेमडेसिविर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, उसके लिए मदद चाहिए। करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया अमेरिका में और इंडियन अमेरिकन्स ने खुलकर पैसा दिया। आज जब यूएस में वो एफआईआर दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, तो मामला पूरा सामने आया। क्या सामने आया कि वहाँ पर ग्रुप्स ने पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को पैसा भेजा। वो जो ग्रुप्स थे जो हिंदुस्तान के नाम से मांग रहे थे, वो पाकिस्तानी अमेरिकन थे, मुसलमान थे, पाकिस्तानी अमेरिकन थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी अमेरिकन कह रहे थे और ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान की सरकार मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है, ये एपिडेमिक के टाइम पर मुसलमानों को हीर छींट छोड़ दिया गया है, वो मर रहे हैं, इसलिए वहाँ जो 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 इनटॉलरेंस चल रहा है और इनटॉलरेंस में परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम चल रहा है, इसलिए उनकी मदद हमको अलग से करनी पड़ेगी। तो इंडियन अमेरिकन से पैसा इकट्ठा किया गया और बाद में प्रूफ हुआ, ये वहाँ पुलिस ने खोज कर निकाला कि वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं जिनको पाकिस्तान इस समय खिला पिला नहीं पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही इस समय बेरोजगारी और बीमारी और बदकिस्मती से जूझ रहा है, वो खुद तोड़ की कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान के नाम से भी कोई विश्व में पैसा मांगता है तो सबसे पहले देने वाले को ये ऑथेंटिसिटी देख लेनी चाहिए कि वाकई में ये ग्रुप हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है। हिंदुस्तानी मुसलमान पर लोग अभी भी पूरे विश्व में विश्वास करते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए वो हिंदुस्तानी मुसलमान बनके या हिंदुस्तानी लोग बनके, एनजीओ बनके वो पैसा वसूला गया। एक तो घटना ये आई। दूसरी घटना पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये सेम घटना जो अभी हुई, यही घटना 1958 में हुई थी। मैं आपको बताऊं कि वो घटना कैसी थी। ये हालांकि वो जो कालक्रम था वो 1950 में ही शुरू हो गया था। पाकिस्तान जब अलग हुआ हिंदुस्तान से और उसने अपना एक सेपरेट अस्तित्व बनाया तो दो हिस्से, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। हकीकत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो ईस्ट पाकिस्तान से हुई थी, यानी कि जो आज का बांग्लादेश। आगा खां बांग्लादेश से आते थे और बांग्लादेश के आगा खां जब बंगाल विभाजन 1905 का हुआ तो जो मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया उस समय बंगाल विभाजन के विरुद्ध, तिलक का साथ दिया, तब उन ग्रुप्स को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी अंग्रेज़ों ने। आगा खां को ढाका से बुलाया था और मुस्लिम लीग की स्थापना करके उनको रिजर्वेशन देना शुरू किया था गवर्नमेंट जॉब्स में। ये पहला रिजर्वेशन का केस भारत का था, जिसमें इन लोगों ने रिजर्वेशन लेते ही सरकार के पक्ष में खड़े होना और कांग्रेस को तोड़ना शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग अलग हो गई थी।
परिणाम बाद में ये निकला कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग कर दी जब आज़ादी का समय आया, और 1946 में भारत में बड़े दंगे हुए, असेंबलियों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, और 1947 में माउंटबेटन जब यहाँ आया तो वो 2 नेशन थ्योरी लेकर आया और 2 नेशन बन गए। चलिए, बन गए। वहीं से चूंकि ओरिजिनल मुस्लिम लीग जो थी वो ढाका से बनी थी, इसलिए ढाका के लोगों ने क्लेम किया कि भैया ओरिजिनल पाकिस्तान ये है, इसलिए नेशनल असेंबली यहाँ बननी चाहिए, तो वहाँ भी नेशनल असेंबली बनी, और वेस्ट पाकिस्तान में। और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, जो पंजाबी मुसलमान था, एक्चुअली वो इधर का मुसलमान नहीं था, पंजाबी मुसलमान, जिसको आप आज भी कहते हैं कि लाहौर रूल करता है पाकिस्तान पर, तो बाकी तो सब क्षेत्र हिंदू क्षेत्र था, और जो नए वहाँ गए वो सब उत्तर प्रदेश बिहार से गए थे। इन लोगों को मुहाजिर कहा गया और उनको टिकने नहीं दिया। पंजाबी मुसलमान वहाँ हावी हो गया, और आज भी सत्ता पंजाबी मुसलमान के हाथ में है, उस समय भी ऐसा ही था। अब यहाँ पंजाबी मुसलमान वर्सेस बंगाली मुसलमान चला, तो बंगाली मुसलमान का कहना था कि यहाँ से स्थापना हुई, इसलिए भैया ये सब कुछ है, तो 2 असेंबलियाँ बना दी गई। और सवाल यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी वो उर्दू कर दी। बंगाल ने आवाज़ लगाई कि भैया बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि असली पाकिस्तान ये। बाद में जब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बना वहाँ का, तो फिर 2 लैंग्वेज आई, जबकि जिन्ना मर चुके थे, और जिन्ना के मरने के बाद ये जो समस्याएं आई, जिन्ना तो उर्दू डिक्लेयर कर गए थे, तभी वहाँ अवामी मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी वंशज आज भी सत्ता में हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान से स्वतंत्रता का घोषणा करी थी, और उस समय मुक्ति आंदोलन करके पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर लिया था। शेख मुजीबुर रहमान और कुछ लोगों ने पार्टी बनाई अवामी मुस्लिम लीग के नाम से, और अवामी मुस्लिम लीग ने अब बंगाली बाहुल्य की बात करनी शुरू कर दी, और बंगाल को ऑटोनॉमस रीजन, यानी कि बंगाल को स्वतंत्रता हो चुकी, सत्ता तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा बंगाल अब इस्लामाबाद की तरफ ना देखे, इसलिए ऑटोनॉमस बनाकर रखिए। यहाँ से द्वंद्व शुरू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या हुआ कि उस पूरे सिनेरियो में 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि 2 लैंग्वेज पास हो गई थी, उर्दू और बंगाली, और अब बांग्लादेश में उस समय का ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो रहा था, जो ये कह रहा था कि बांग्लादेश को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाओ, हमको पूरी स्वतंत्रता होगी, भाई हम अपने हिसाब से जिएंगे, आपका डायरेक्शन आपके कॉलोनी बनकर नहीं रहना चाहते। पुलिस ने गोलियां चलाई, हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई। हज़ारों लोगों की जब मृत्यु हुई तो 1956 में जब वहाँ पर इस्कंदर मिर्ज़ा गवर्नर हुआ करते थे, तब ये प्रकरण था, और बाद में इस्कंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल बन गए। इस्कंदर मिर्ज़ा जब गवर्नर जनरल बन गए, और बांग्लादेश की नेशनल असेंबली में उस समय का ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये जो अभी पाकिस्तान में कल हुआ वही काम हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की वहाँ प्रतियाँ फेंकी गई, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को फेंकना शुरू किया, और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ फाड़ कर वहाँ फेंका गया मुस्लिम लीग के ऊपर, और अवामी मुस्लिम लीग सामने से थी। इस्कंदर मिर्ज़ा ने उस समय नेशनल असेंबली भंग कर दी। नेशनल असेंबली भंग करते हुए अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस समय के जो जनरल हुआ करते थे अयूब खान को एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया 1958 में, और अयूब खान 1958 में अयूब खान को एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया, और अयूब खान ने ही 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भंग कर दिया, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां जलाई जा रही थी, तो यह असंतोष की बात आई, तो कॉन्स्टिट्यूशन भंग कर दिया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जब भंग हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के भंग होने के बाद वहाँ और ऊधम मचना शुरू किया, क्योंकि अब बिना कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब चलना शुरू हो गया था, और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आ रही थी। 1962 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रख दिया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में भी ईस्ट पाकिस्तान को वो ऑटोनॉमस क्षेत्र दर्जा नहीं मिला। नतीजा निकला कि ईस्ट पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहा, और वहाँ गोलियाँ चलती रहीं। 1968 में बड़ा भारी वहाँ भगदड़ हुई, तो 62 का जो संविधान था, जो 1962 का संविधान बना था, वो 1962 का संविधान भी 1969 में ऑब्सोलीट घोषित कर दिया गया। 1969 में चुनाव हुआ,
अब मजे की बात देखिए, 1970 में चुनाव हुआ। 1970 में चुनाव पाकिस्तान की टोटल 313 सीटों में से, टोटल पूरे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, 313 सीटों में से 167 सीटें अवामी मुस्लिम लीग ने जीती। 167 का मतलब पूर्ण मेजोरिटी में थे शेख मुजीबुर रहमान, और मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन याह्या खान, मतलब अयूब खान ने अब याह्या खान को एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया था, यानी कि नेक्स्ट जनरल को, और याह्या खान सत्ता में बैठा था। याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को शपथ दिलाने से मना कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो 313 में से 167 फुल मेजोरिटी की, बल्कि 10 ज़्यादा सीटें जीत कर आया हो, 157 सीटें चाहिए थी, 167 सीटें 167 जीत कर आया हो, उसको आप शपथ न दिलवाएं। और जो बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की असेंबली थी, उसमें 300 में से 288 सीटें जीत कर आए। तो आप सोच सकते हैं कि 300 में से 288 सीटें जीत कर आना, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से तो फुल सपोर्ट, और हकीकत में ईस्ट पाकिस्तान ही पाकिस्तान था। और 167 सीटें और उन्होंने जीत ली अवामी मुस्लिम लीग ने। तो अब इस्लामाबाद का तो प्रभुत्व खत्म हो जाना था और पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना था अब एक्चुअली ढाका में। इसलिए याह्या खान ने शपथ दिलवाने से मना कर दिया। याह्या खान ने जब शपथ दिलवाने से मना किया तो फिर वहाँ जो ईस्ट पाकिस्तान है उसने विद्रोह कर दिया और उसने कहा कि हम मुक्ति आंदोलन छेड़ते हैं। और बहुत सारी पार्टियां जो वहाँ बन चुकी थीं वो सब इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा कि भैया शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अब हम मुक्ति लेना चाहते हैं, और वो मुक्ति वाहिनी कही गई, मुक्ति आंदोलन कहा गया। नतीजा निकला कि और गोलियां चली, हजारों लोगों की हत्याएं पुलिस ने वहां कर दी। ईरान ने इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया। ईरान ने वेस्ट पाकिस्तान का सपोर्ट किया, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है उसका सपोर्ट किया। इंडोनेशिया ने सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने शेख मुजीबुर रहमान का सपोर्ट किया और कहा कि उनका फंडामेंटल राइट है भैया, ये जो तुम कर रहे हो 167 सीटें लेने के बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं बनाया जाएगा तो डेमोक्रेसी की हत्या है, और डेमोक्रेसी की हत्या हम सपोर्ट तो नहीं कर सकते। इसलिए भारत ने सपोर्ट कर दिया बांग्लादेश का, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान का। और वो जो प्रकरण चला उस पर हम पहले भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने हमला हिंदुस्तान पर कर दिया। उसको रोकना था बांग्लादेश में, लेकिन उसने कर दिया हिंदुस्तान पर हमला, और जैसे हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो भारत ने सारे अपने फ्रंट खोल दिए और मुक्ति वाहिनी के साथ हो लिया और 1 लाख सैनिक पकड़े गए। अब वो प्रकरण जो 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन फेंकने से शुरू हुआ था पाकिस्तान में, वो 1971, बहुत समय नहीं लगा, 1958 टू 1971, और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। यही सेम तब से लेकर अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में नए सिरे से वो घटना हुई। और अब जो नई घटना हुई उसमें पाकिस्तान की असेंबली में कल कॉन्स्टिट्यूशन फेंका गया, और जो बजट वहाँ लाया जा रहा था, बजट की बुकलेट छापी गई थी, उसको फाड़ फाड़ कर फेंका गया। किस पर? सत्ताधारी सरकार पर। और अभी सरकार भी कुछ वैसी, उस समय याह्या खान की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले अयूब खान की सरकार हुआ करती थी, और अब वहाँ पर जनरल बाजवा की सरकार है। इमरान खान तो केवल एक मुखपत्र बनकर रह गए हैं, तो इमरान खान का अपना कुछ है नहीं। इसलिए अब अगर सवाल यहाँ पर होता है कि अब अगर वही घटनाक्रम फिर रिपीट होता है कि अब राष्ट्रपति, हाँ एक घटना में भूल गया कि इस्कंदर मिर्जा ने एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया था, और इस्कंदर मिर्जा को ही फिर अयूब खान ने फेंक दिया निकालकर और खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। ये तो मुस्लिम कैरेक्टर, भारत में तो एटलीस्ट जो विदेशी आक्रांता है उनका शुरू का कैरेक्टर था कि जो जिसको सपोर्ट करके बैठाएगा वो उसी को मारेगा। तो उन्होंने उसको इस्कंदर खान को भी, इस्कंदर मिर्जा को भी साइड कर दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। अब इस समय जो नई सिचुएशन पाकिस्तान की है, उस सिचुएशन में भीख तो वो मांग ही रहे हैं। वहाँ के लोग भी आतंकवादी संगठन कैसे चलें इसके लिए भीख मांग रहे हैं। अमेरिका में पकड़े गए हैं, और अब उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो कभी चाइना से मांगते हैं, कभी इससे उससे, लेकिन उनके पास अभी स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी टूटने वाला है। लेकिन घटनाक्रम रिपीट हो रही है, वो खुद में बता रही है कि वाकई में ये होकर रहेगा। असेंबली में जो हुआ उसका परिणाम ये हो सकता है, अगर
सिचुएशन, अब मैं उस समय की सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान थोड़ा साउंड था, भारत ने पैसा दिया था उसको चलाने के लिए, और जब तक धन होता है तब तक तो मुस्लिम कैरेक्टर आप जानते हैं क्या है। तो उसके बाद जो अभी है वो पैसा नहीं है, तो जनरल बाजवा सत्ता धारण कर सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं, ये देखना होगा। तो लेकिन अगर उस समय जैसी साउंड स्थिति होती इकोनॉमिक्स की, तो अयूब खान ने जब कब्जा कर लिया था वैसे ही जनरल बाजवा, अब जनरल बाजवा अगर कब्जा कर लेते हैं तो फिर अब पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान का मूवमेंट वैसा ही चल रहा है जैसा बांग्लादेश का चल रहा था, और सिंध का मूवमेंट वैसे चल रहा है जैसा बांग्लादेश का चल रहा था। सिंध गवर्नमेंट कतई सपोर्ट नहीं कर रही, और अब तो तरीके लेबैक पाकिस्तान जैसे संगठन इधर इधर पंजाब में भी उसी तरह की घटनाएं कर रहे हैं, वो भी अलग की बात कर रहे हैं। तो फिर और उधर अफगानिस्तान की जो घटना चल रही है, अफगानिस्तान तालिबान भी पाकिस्तान के टूटने के पक्ष में है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर कोई करता है तो पाकिस्तान करता है। अगर पाकिस्तान ऐसा ही रहता है तो अफगानिस्तान किसी तरह से पनप नहीं पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फेंका गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाद में 1971 में 72 में बना था, तो 56 वाला 62 तक नहीं चला, 62 वाला 71 तक नहीं, 72 तक नहीं चला, और 72 वाला थोड़ा लंबा चल गया था। लेकिन अब जो वहाँ हो रहा है वो एक नई घटनाएं हैं, यानी कि अब पाकिस्तान अगर टूटेगा तो केवल बांग्लादेश नहीं बना, अब पाकिस्तान टूटेगा तो बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रोविंस उनका है, और सिंध जहाँ सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी, मतलब पाकिस्तान पूरा अगर कहीं से चलता है तो वो हिंदू बाहुल्य या हिंदू जहाँ पर ज़्यादा है वो सिंध से चलता है। इधर खैबर पख्तूनख्वा अपने आप में खुद कहते ही रहता है गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है ही, हमको वापस चाहिए। तो देखना ये है कि 1958 से 1971 लगा था, अब की बार क्या घटनाएं थोड़ी जल्दी होती हैं। सरकार भी केंद्र में हमारे यहाँ ऐसी बैठी है कि घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वो अपने हिस्से को वापस लेने को तैयार है, और पाकिस्तान के टुकड़े होना लगता है कि स्वाभाविक है। ये परिस्थिति पाकिस्तान में इस समय चल रही है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जल्दी मुक्त होगा, और पाकिस्तान में फिर से कोई मुक्ति आंदोलन होगा, चल रहा है, लेकिन घटनाक्रम बता रहा है कि अब समय बहुत नज़दीक है। थैंक यू वेरी मच।